सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीबीएसई का प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। ठीक है, आप लोगों ने इतने सारे कमेंट करके कहे थे कि भैया प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कराइए, तो लीजिए हम ले आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिए गए ना इस पूरे प्रैक्टिस में, ये देखने में तो टफ लगेंगे वहाँ है इजी, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, आपको घुमा दिया गया। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल घुमाया जाएगा और कुछ होगा नहीं क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर पैटर्न किस हिसाब से है इसका। यहाँ पर देखो आपको कितने दिए जाएंगे सेक्शन, टोटल ई तक सेक्शन दिए गए, ए से लेकर ई तक। और जो सेक्शन ए है उसमें 20 क्वेश्चन है, वो भी एमसीक्यू के और 1 नंबर के। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं। और सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के। ये सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पढ़ लेना ये। अब हम लोग सीधे इसके क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन को। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ये सब है हमारे पास पॉइंट। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स दिस दिस दिस। देखो हमें क्या बताना है, फैक्टर बताना है। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि भैया एक ग्राफ है पॉलिनोमियल का और उसके कुछ पॉइंट है यहाँ पर दिए गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को इसी में सॉल्व कर देंगे, इतना ईजी है। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ग्राफ को बना लेते हैं। ये हमने बना लिया ग्राफ। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया ये, और ये हो गया हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई डैश, और ये हो गया हमारे पास, ओके ठीक है, हाँ एक्स एक्सिस हो गया ये। ठीक है, एक्स डैश एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या दिए गए, पॉइंट दिए गए। इस पॉइंट को इस ग्राफ में हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है -5, 0। ठीक है, आपको पता होगा ये x होता है, ये y होता है। तो इस हिसाब से ये कहीं यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया -5, यहाँ कर दिया -0 हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0, -40 दिया गया। ठीक है, 0, 40 कहीं यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ पर कर देते हैं 0, -40। फिर है यहाँ पर 8, 0। तो 8, 0 कहाँ पर आएगा, इधर कहीं पर आएगा इस पे। तो यहाँ कर दिया हमने 8, 0 कर दिया। और लास्ट में हमारे पास 5, -30 है। 5 -30 कुछ यहाँ कहीं आएगा ना, ऐसे कहीं लिख देते हैं, बना देते हैं। यहाँ कर दिया 5 और यहाँ कर दिया हमने -30। ये हमारे पॉइंट है इस ग्राफ में। ठीक है, अगर हम इसको मिला दें, कुछ ऐसे मिल रहा है ना, यहाँ पर ये देखो मिल गया, ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, ये रफली है। देखो यहाँ पर ग्राफ बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको हम बता रहे हैं समझाने के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन है क्या कहा, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स पास थ्रू द पॉइंट दिस विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। देखो हमने ग्राफ बनाया और हमने देखा कि यहाँ पर ना हमारे पास, अच्छा हम आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि इसमें जीरोस क्या है। ठीक है, तो आप कहोगे भैया जीरो वो होते हैं जो एक्स एक्सिस को कट कर रहे होते हैं या फिर एक्स एक्सिस को टच कर रहे होते हैं, वो जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें जीरोस क्या दिखेगा, हमें जीरोस दिखेगा भैया -5 और हमको जीरोस दिख जाएगा 8। ठीक है, अब अगर हम लोग जीरोस के फैक्टर निकालें, है ना, क्या करें, जीरोस के अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो क्या होगा, जैसे कि जीरोस हम लोग किसको मान लेते हैं, अल्फा को मानते हैं और बीटा को मान लेते हैं। ओके, इसमें कर दे रहे हैं। तो जीरोस के अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो कैसे फैक्टर निकालते हैं, हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, ओके, एक्स माइनस अल्फा, और ऐसे निकालते हैं एक्स माइनस बीटा। यही तो होता है हमारे पास जीरो निकालने के तरीका, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, यही होता है। तो एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, -5 है, यहाँ कर दिया -5 और यहाँ पर हो गया एक्स यहाँ पे लिखेंगे और जीरोस हमारे क्या है, -5 है, तो यहाँ पर कर दिया हमने -5 और यहाँ पर पहले से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसमें आ जाओ तो यहाँ पर क्या है, एक्स यहाँ पर हो गया माइनस, बीटा की जगह में 8 कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 8, x -8 आ गया और x -5 आया। अब इसमें से देखो क्या सही दिख रहा है, मतलब इसमें ऑप्शन कौन से हैं, x +5 है, किसी में नहीं है, x -8 है, हाँ है, तो ये हमारा बी वाला करेक्ट हो गया। तो क्या क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों आपको समझ में आए, नहीं आए तो एक बार फिर से देखो, समझना इस बार अच्छे से। क्वेश्चन ने कहा था ये हमारे पास एक ग्राफ है और ग्राफ के उसमें कुछ पॉइंट है, तो हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ में हमने पॉइंट बनाया, कहाँ कहाँ वो आ सकता है, रफली बनाया हुआ है। तो अगर हम आपसे पूछे कि इस ग्राफ में जीरोस क्या हैं, तो आप सिंपल से ये कहोगे भैया जीरोस वो होते हैं जो एक्स एक्सिस को कट करते हैं, यही बोलोगे ना। तो एक्स एक्सिस को कौन कौन सा भैया कट कर रहा है, तो भैया ये -5 और 8 यही तो कट कर रहा। अब ये कट कर रहा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे जीरोस हैं। अब हम कहें कि भैया जीरोस के फैक्टर निकालो, तो जीरोस के फैक्टर कैसे निकालोगे, हम लोग जीरो को क्या मानते हैं, अल्फा बीटा, यही तो हमारे जीरो होते हैं।
अगर कहें कि 0 के फैक्टर निकालो तो क्या करोगे, x माइनस अल्फा कर दोगे, x माइनस बीटा कर दोगे, ऐसे तो निकलते हैं फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर की बात की गई है। तो अल्फा हमारे पास क्या है, -5 है, -5 लिखा और बीच में माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, +5 आ गया। बीटा हमारे पास क्या था, 8 था, तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 8 हो गया। अब हमने चेक किया इनमें से कौन सा हमारे पास है, हमारे पास है x माइनस 8 वाला, तो बी वाला हो गया हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल और कितना ईजी सॉल्व हो गया ना। देखो क्वेश्चन ना आपको घुमा फिरा जरूर देगा, मगर भैया इतना ईजी बताएंगे कि मजा आ जाएगा आपको। तो अब इसी तरह दूसरे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। ये कह रहा है शोन बिलो एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का पेयर दिख रहा है। यहाँ कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ m एंड n डू द अबव इक्वेशन हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, बोला हुआ है कि m और n की वैल्यू सिंपल सा पूछ लिया गया, ठीक है, और कहा गया है डू द अबव इक्वेशन हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन कहा गया है। तो इसमें हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, कंडीशन लगा देंगे। क्या होता है देखो, पहले तो इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, mx है ना प्लस 4y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 लिखा है, ये लिखा है। और यहाँ पर my, देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो हम यहीं पे कर देते हैं, m यहाँ कर दिया x और यहाँ पर हो गया प्लस 4y कर दिया, माइनस 6 कर दिया, इक्वल्स टू हमने किया 0। अब इसमें से देखो हमारे पास x कहाँ पर है, ये है, तो हमने पहले x लिखा, तो यहाँ लिखा 12x और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस ny किया और यहाँ पर कर दिया प्लस हमने 12 इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब हमारे पास ये बन गया। अब यहाँ पर पूछा गया था इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन का था ना, तो इसकी कंडीशन लगा दो, बस हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है m, तो यहाँ कर दिया m डिवाइड में क्या हो जाएगा, -12 हो गया और इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 4/n हो गया, इक्वल्स टू कर दिया -6 यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 हो गया, ठीक है, ये हो गया इसकी कंडीशन। अब इसे सॉल्व करो, इसको इसके साथ करो, तो यहाँ पर हो जाएगा m, यहाँ पर हमने कर दिया -12 और इक्वल्स टू कर दिया -6 यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, m इक्वल्स टू हमें यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 6 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस ये कैंसिल, तो हमारे पास 6 हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पर इसमें आ जाओ, यहाँ पर हमने लिया 4/n और यहाँ कर दिया हमने -6/12 कर दिया, तो इसको ऐसे कैंसिल किया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 2 जा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8, वो भी -8 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास n आ गया। तो यहाँ पर n हमारे पास -8 है और m आया हमारे पास 6, ठीक है। तो देखो कहाँ पर है m हमारे पास 6 ये है और -8 n है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 वाला, मतलब C वाला हमारा इसका आंसर हो गया, है ना। कितना सिंपल। देखो सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, बस आपको टफ लग सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे हमारे ये वीडियो देखोगे तो ये और इजी लगेगा या फिर बोलो इजी से आसान लगने लगेगा आपको। तो यहाँ पर अब आते हैं इसके तीसरे वाले क्वेश्चन में। वेल अब देखो जो ये 3 क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन 3, ये कह रहा है अ टीचर आस्क्स 3 स्टूडेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि भैया टीचर ने ना 3 स्टूडेंट से पूछ लिया है, कंप्लीट करने के लिए स्टेटमेंट पूछा गया है नेचर ऑफ द रूट के बारे में, ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे कह रहा है इफ दिस, ये कंडीशन है, इफ दिस द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस विल बी, ये देखो कंडीशन दे दी गई और हमें क्या दे दिया गया, इक्वेशन दे दिया गया, कहा गया विल बी, जेन आंसर ऑलवेज पॉजिटिव, विपुल आंसर पॉजिटिव इफ पी क्यू आर एस आर पॉजिटिव। देखो इसको समझना, अगर हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, ठीक है, फिर समझ में आएगा। डिस्क्रिमिनेंट वैसे निकालने की इसमें बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, मगर हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो b² - 4ac होता है, ठीक है। अब देखो b² क्या है, देखो a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, ठीक है, और c हमारा ये होगा। यहाँ पर b की बात कर रहे हैं तो b की जगह में हमारे पास आ जाएगा q² माइनस यहाँ पर क्या है 4 है, a हमारे पास हो जाएगा p और c हो जाएगा हमारे पास r, ये है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है q² - 4pr है और यहाँ पर क्या है q² - 4pr है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है q² - 4pr, ये क्या है ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पर ये क्या है हमारा d है, तो हमें पता है जब कभी भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, फिर से सुनो, जब कभी भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उस कंडीशन में, कहेंगे ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है।
क्लियर हो गया इतनी बात। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमने यहाँ पर क्या निकाला d, वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पहले लिखा था मगर हमने आपको समझाने के लिए बताया कि डिस्क्रिमिनेंट जब कभी भी बड़ा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ये जैन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसके जो रूट्स होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे। क्या कह रहा है, इसके जो रूट होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, मगर ये तो डिपेंड करता है पी क्यू आर पे, पी क्यू आर पे ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव होगा या नहीं। ठीक है, तो ये कहना तो भैया सही नहीं होगा बिल्कुल भी कि इसके जो रूट होंगे वो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पी क्यू क्या है, आर क्या है, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि भैया पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब दूसरे में आ जाओ विपुल में। विपुल क्या कह रहा है, विपुल ने आंसर दिया, कह रहा पॉजिटिव इफ, इसके रूट पॉजिटिव होंगे अगर पी क्यू आर एस पॉजिटिव होंगे तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग कंडीशन यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे पी क्यू आर एस को हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, कुछ भी अपने मन से मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया है पी को हम मान लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया पी को बोल दिया कि यहाँ पर 1 है हमारा। ठीक है, Q को हमने बोल दिया कि Q जो है हमारे पास 5 है, और हमारे पास जो R है उसको बोल दिया हमारे पास 6 है। P Q R S हमने कुछ भी अपने मन से लेट कर लिया, आप भी लेट कर लो अपने मन से कुछ भी। ठीक है, इसने क्या बोला है कि विपुल ने बोला है कि भैया इसके रूट पॉजिटिव होंगे अगर P Q R S हमारे पॉजिटिव हैं, तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, पॉजिटिव लिया हुआ है। अब देखते हैं कि या इसके रूट पॉजिटिव आते हैं या नहीं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर लिखा हमने x², ठीक है, और प्लस कर दिया हमने 5x, और यहाँ कर दिया प्लस 6 कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू 0 कर दिया। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x² और प्लस आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3x, और प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पर 2x, और यहाँ पर कर दिया प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3, और इधर आ जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसके रूट निकालो तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 आ गया, और इसका निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू ओके, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो इस केस में क्या हो रहा है कि हमने पॉजिटिव तो पी क्यू आर एस लिया है ना, मगर जो हमारे रूट है वो पॉजिटिव नहीं आए, वो क्या आए हमारे पास, निगेटिव आए। क्या आए हमारे पास, निगेटिव आए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब यहाँ पर सुमन ने क्या कहा था, सुमन ने ये कहा था कि अगर हमारे रूट निगेटिव होंगे अगर पी क्यू आर एस हमारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो देखो पी क्यू आर एस हमारे पॉजिटिव हैं और हमारे रूट क्या आ रहे हैं, निगेटिव आ रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि सुमन ने सही किया, तो सुमन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टीचर ने 3 स्टूडेंट से पूछा, किसके बारे में, नेचर ऑफ रूट के बारे में पूछ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें एक कंडीशन, इफ q² - 4p आर ग्रेटर देन 0 द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विल बी, क्या होगी। ठीक है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होगा, ये क्वेश्चन ने एक टीचर ने किया हुआ है इन 3 बच्चों से। फिर से समझे, नहीं समझ में आया, फिर से समझो, देखो समझाएंगे बार बार। टीचर ने 3 बच्चों से नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूछा। ठीक है, और यहाँ पर ये कंडीशन दे दी है और कहा गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, क्या होंगे इसके रूट, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो पहला जो बच्चा था है ना, उसने कहा कि उसके भैया ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कुछ भी पी क्यू आर रख दो वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है कि भैया पी कुछ भी हो सकता है, आर भी कुछ भी हो सकता है। जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम लोग बोल ही नहीं सकते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए ये पहले ही हट गया गेम से। अब विपुल जो है, विपुल ने कहा कि भैया ये हमारे रूट पॉजिटिव होंगे, रूट टू पॉजिटिव इसके आएंगे, कब आएंगे, जब पी क्यू आर एस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। इन्होंने जो कहा वो हमने यहाँ पर लिख लिया, तो पी क्यू आर एस को हमने पॉजिटिव यहाँ पर लिख लिया, तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे रूट पॉजिटिव नहीं आए। बट इसके बाद जो दूसरा बच्चा था उसने बोला, सुमन ने बोला कि भैया कि अगर हम लोग क्या करेंगे, हमारा रूट निगेटिव आएगा, कब आएगा, जब हम लोग पी क्यू आर एस को पॉजिटिव ले लेंगे। अगर पी क्यू आर एस को हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो हमारा रूट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और हमने ये प्रूफ करके देखा, सॉल्व करके देखा, तो भैया ये बिल्कुल सही कह रहे थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। एक क्वेश्चन को 3 बार बताएंगे, 4 बार बताएंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक बताएंगे। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो भैया कॉमेंट करके ज़रूर हमें बता दो। अब आते हैं हम
लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और जहाँ जहाँ हम रेड पेन चला रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, मतलब ये हाईलाइट समझ लो इसे। देखो 4 वाला क्या कह रहा है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये होता है कि दो सर्कल हैं बट उनका जो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल है ना वो दोनों का एक ही है। जैसे कि देखो ये दो सर्कल दिख रहे हैं, इनका सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, सेम है, ठीक है, आर सेंटर्ड एट दिस, ठीक है। कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इनर सर्कल टू दैट ऑफ द आउटर सर्कल इज 1:9। इसका मतलब क्या है, रेशियो ऑफ द एरिया का रेशियो दिया हुआ है, इनर सर्कल का और आउटर सर्कल का जो एरिया का रेशियो है वो है 1:9। पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल रिस्पेक्टिवली एज शोन बिलो। यहाँ कह रहा है कि जो पॉइंट ए है और जो बी है ना वो लाई कर रहा है इनकी बाउंड्री पे, ठीक है। और यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है, द फिगर इज नॉट टू स्केल, मतलब भैया इसको स्केल करके इसका कोऑर्डिनेट मत बता देना। इसे पहले उन्होंने बोल दिया ना कि भाई बच्चे बैठे स्केल लिया खींचा और यहाँ पर लिख दिया कि लो हो गया इनका काम, वो मत कर देना, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्वेश्चन ने हमसे पूछा, क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पूछ लिया। अगर हम लोग कैसे भी करके, ठीक है, इसका ए पॉइंट का हम लोग क्या निकाल लें, हम लोग इस ए पॉइंट का रेशियो निकालें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सेक्शन फॉर्मूले से इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। अब इसका निकालेंगे कैसे, तो देखो एक काम करेंगे कि हमारे पास ओके जो ये है ना छोटा वाला सर्कल, इसको हम लोग आर मान लेते हैं स्मॉल, और जो बड़ा वाला सर्कल है इसको हम लोग आर मान लेते हैं कैपिटल, ठीक है। बड़े वाले सर्कल का आर मतलब क्या हो रहा है, रेडियस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेडियस हमने आर मानी हुई है स्मॉल, और यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक की इसको मान लिया है कैपिटल आर। इतनी बात क्लियर होगी, कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर रहा है बड़े वाले सर्कल की रेडियस और स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है छोटे वाले सर्कल की रेडियस। अब क्वेश्चन ने हमें यहाँ पर बता दिया है रेशियो किसका, एरिया का रेशियो। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और रेशियो में दिया गया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, ओके यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1:9 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं इसके आगे, ये हो गया हमारे पास R/R इक्वल्स टू 1/, यहाँ पर हमने कर दिया है 3, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, 1/3 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर ये आया क्या है, ये स्मॉल r 1 है, तो इसका मतलब हो रहा है अगर ये स्मॉल r 1 है तो ये कैपिटल R यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पूरा 3 है, ठीक है। तो अगर ये पूरा 3 है और अगर हम लोग बात करें A से लेकर B तक तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आई, फिर से देखो, ओके फिर से हम आपको बताते हैं एक बार ये चीज़। देखो हमने क्या कहा कि हमारे पास जो OA था, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हमारे पास OA था वो R था, हमने मान लिया था, और जो हमारे पास OB था इसको हमने कैपिटल R माना था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया था, हमने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दिया था, और इसको रेशियो में लिखा था इसलिए क्योंकि यहाँ पर रेशियो में हमें गिवन है, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो स्मॉल और अपॉन में कैपिटल R आया जो कि था 1/3, ठीक है। अब स्मॉल r हमें मिला है 1, तो यहाँ से लेकर O से लेकर A तक ये 1 हो गया, और 3 हमें कैपिटल R मिला है, तो कैपिटल R हमारा कहाँ से कहाँ तक था, O से लेकर B तक, ये पूरा हमारा 3 था। बट अगर हम लोग इस पूरे में से OA को हटा दें, ठीक है, इस पूरे में से OA को हटा दें तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, AB बचा। तो AB हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। पूरा हमारा 3 था, 3 में से हमने 1 हटा दिया तो क्या बचा, 2 ही तो बचा। तो स्मॉल r हमारा 1 हुआ और कैपिटल R हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कहो तो यहाँ भी बना के दिखा दे एक लाइन में, इतना तो आप समझ गए होगे। अब यहीं पे लिख देते हैं 1 हमने कर दिया यहाँ पर 2, क्लियर हो गया इतनी बात। अब हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला होगा इसको हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू m², और यहाँ पर हो जाता है x1 प्लस m1 और यहाँ पर हो जाएगा x2, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ओके m2, ये होता है। अब इसमें बस हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। m2 हमारे पास क्या है यहाँ पर, ओके ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2, और यहाँ पर हो गया -4, और यहाँ पर प्लस,
1 और ये हो गया हमारे पास 3। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कितना m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 + 1 क्या हो गया 3 हो गया। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -8 और यहाँ पर आ गया हमारे पास +3/3 और ये आ जाएगा हमारे पास 5/3 आ गया। ठीक है, तो x हमें मिल गया -5/3। अब इसी तरह हम लोग y निकालेंगे तो y निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो भी बिल्कुल सेम यही होगा, x की जगह पे सिर्फ y हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे m2 और यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस यहाँ करेंगे m2, यहाँ पर हो जाएगा y2 और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा m1 और यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारे पास m2 इक्वल टू कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और y हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया और प्लस कर देंगे यहाँ पर, ओके यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा y2 5 हो गया। डिवाइड में तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से हमारे पास 3 है ना, m1 और m2 तो 3 है। अब देखो 5 × 5 3 2 6 6 प्लस 5 कर दो तो क्या हो जाता है 11 हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 बाई हमने कर दिया 3। तो यहाँ पर क्या है -5/3 और 11/3। ठीक है, x हमारे पास ओके। अब इसमें ढूंढो -5/3 और 11/3 ये आया तो आंसर हमारा 20 का करेक्ट हो गया, है ना। कितना सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत इजी ये क्वेश्चन है, बस देखने में ही आपको ये टफ लगेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 वाला। ओके देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी ज़्यादा कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है, बस इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या कह रहा है कि सोनाली इज स्टैंडिंग ऑन वन साइड। क्या है, सोनाली है भाई साहब, यहाँ कहीं खड़ी हैं गोल गोल सी, देखो है ना, गोल मटोल सोनाली हैं जो कि खड़ी हैं, एक साइड पे खड़ी हैं ऑफ अ 7 मीटर वाइड रोड एज सोन बिलो। 7 मीटर हमारा क्या वाइड रोड है, ये देखो ये रोड यहाँ पे सोनाली है, ये हमारी रोड है। ठीक है, ये यहाँ ये कितने मीटर की 7 मीटर की। सी वांट टू एस्टिमेट द डिस्टेंस डी बिटवीन 2 लाइट पोल ऑफ द अदर साइड विदाउट क्रॉसिंग रोड। देखो ये सोनाली, इनके पास कोई काम धाम नहीं है, ये यहाँ खड़ी थी। ठीक है, इनके बीच में एक रोड थी जो कि 7 मीटर की थी और उसके बगल में 2 पोल थे। तो उन्होंने यहाँ खड़े खड़े सोचा कि ये बताओ कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। बस इनके पास ये काम नहीं था, बस इनके बीच की इनको डिस्टेंस निकालनी थी, इस पोल से लेकर इस पोल तक के बीच की। देखो क्या कह रहा है, सी वांट टू एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइट पोल ऑन द अदर साइड विदाउट क्रॉसिंग द रोड। इस रोड को बिना क्रॉस किए हुए इस पोल की डिस्टेंस इनको यहाँ पर पता लगानी, वो भी खड़े होके, है ना। कितनी अजीब सी बात है। देखो यहाँ पर सिंपल सा फिर नोट में क्या कहा गया, ये कहा गया द फिगर इज नॉट टू स्केल, आर मेजरमेंट आर इन मीटर। मतलब भाई साहब ये कहना चाह रहा है कि भैया आप इस तरह से स्केल लेके इसको मेज़र करके लिख मत देना कि ये 4 या 5 या कुछ भी जो आ रहा हो वो है, बिल्कुल भी नहीं करना है ये। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डी इन टर्म्स ऑफ पी एंड आर। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन अब बहुत सिंपल है। अब इसे करेंगे कैसे, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो। तो अब यहाँ पर करना क्या है, इसके फिगर को ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने के लिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं। अब इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक हमें यहाँ पर ये ट्रायंगल दिखा, ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना, और यहाँ पर ये दिख रहा है और यहाँ पर ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सोनाली जहाँ खड़ी यहाँ से लेकर ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है। अब अगर हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे भी कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब सिमिलर क्यों कर रहा है अभी बताएंगे, पहले जितना बोल रहे हैं उतना देखो समझो। ठीक है, अब सिमिलर करेंगे कैसे, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो देखा कि ये एंगल है ना और ये वाला एंगल क्या है 90 है, तो सेम हो गया हमारे पास। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल भी इसमें कॉमन है। ठीक है, फिर से देखो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। पहले तो पहली बात क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो हमने ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल देखा और ये छुटकू सा ट्रायंगल देखा, तो हमने ये पाया कि ये वाला जो एंगल है ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए 90 हो गए, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल हो गए। अब हमने ये नोटिस किया कि ये वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले में और छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, तो एंगल से ये हमारा क्या हो गया सिमिलर हो गया। अब हमें पता है कि जब कभी भी हमारे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं उस केस में उनकी करस्पॉन्डिंग साइड है ना, करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या होती है प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो यहाँ पर भाई साहब अगर ध्यान से देखोगे तो हमें कहाँ पर देखो, हमें किसके बारे में बात करनी है, पी और आर। ठीक है, डी निकालना, चलो
करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो अगर हम लोग बात करें इसकी, ये क्या है हमारे पास, अगर ये देखें और ये पूरा देखें तो ये क्या हो गई, करस्पॉन्डिंग हो गए ये दोनों आपस में, और ये क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। उसी तरीके से ये वाली साइड और ये वाली साइड हो जाएगी हमारी। अभी हम करके दिखाते हैं। तो हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, ये साइड करस्पॉन्डिंग है, तो हमने यहाँ पे लिखा P, और ये पूरा हमारे पास एंगल बनेगा तो ये हो जाएगा P+7। तो यहाँ कर दिया हमने P+7। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो बस 2 मिनट रुको, सोल्यूशन को देखो, अभी फिर और अच्छे से ईजी तरीके से समझाते हैं। तो ये हुआ, और हमारे पास ये वाली साइड और हमने ये वाली साइड ले ली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास R अपॉन हमने कर दिया है D। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा PD। इसको पेन ड्राइव मत समझना, ठीक है भाई साहब, इसे पेन ड्राइव बिल्कुल भी मत समझना। ये P है और ये D है, ठीक है। अब यहाँ पर R हो गया और यहाँ पर आ गया हमारे पास P+7 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ओके डी को यहीं रखते हैं, पी को उधर ले जाते हैं, तो ये डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो पी प्लस यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 7 हो गया, और डिवाइड में आ गया हमारे पास पी आ गया। ठीक है, इतनी बात। और देखो यहाँ पर कहीं आंसर मैच कर रहा है, आर P+7 डिवाइड में पी हो गया काम। अब इसको एक बार और समझ लो, यहाँ पर ना हम क्या करने वाले हैं, इसको अलग अलग बना देते हैं। एक छोटा वाला ट्रायंगल हमने बना दिया ये, ठीक है, और एक हमने बड़ा वाला ट्रायंगल बना दिया, समझना अब, ठीक है। तो ओके, इसका ये जो था ये P है हमारे पास, और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा P+7 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया P, तो ये P+7 हो गया हमारे पास। अभी हमने क्या बताया था, इसको सिमिलर प्रूफ किया था। देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूफ किया था, कैसे, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये दोनों एंगल क्या है 90 है, और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो इस वजह से ये दोनों हमारे सिमिलर हो जाएंगे एंगल से। अब जब ये दोनों हमारे सिमिलर हो जाएंगे तो हमें पता है कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये हमारी R और ये हमारी D, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग साइड है, ये R/D हो गया। अगर हम लोग इसकी बात करें, ये P और ये P+7 ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो ये P+7 हो गया। अब हमने इसे सॉल्व किया तो D = R P+7/P आ गया, और यही हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 6 कह रहा है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल है और इसकी 2 साइड यहाँ पर हमें पता है। जैसे कि एक ये ट्रायंगल है MKL नाम का और दूसरा है RPQ नाम का, ये हमारे 2 क्या है, ट्रायंगल है। अब इनकी देखो 2 साइड पता है और इसकी 2 साइड पता हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अलोंग विद द गिवन इन्फॉर्मेशन, जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, विच ऑफ दिस इज सफिशिएंट टू कंक्लूड वेदर ट्रायंगल KLM इज सिमिलर टू PQR। अब कह रहा है कि हमें जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से जो हमारा जो ट्रायंगल है, ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल हैं ये सिमिलर होंगे। अब बात ये आती है कि जो कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि किस इन्फॉर्मेशन से हमारा जो ट्रायंगल 2 दिए गए वो सिमिलर होंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन ने कहा है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, KLM = PQR, ठीक है। KLM देखो कहाँ पर है, यहाँ पर लिख दिया हमने KLM = यहाँ पर बोल रहा है PQR, ये बोला हुआ है। देखो कहाँ पर K ये है, L ये है, M ये है, ठीक है, और यहाँ पर P है, Q है, यहाँ पर R है। इस एंगल की बात की जा रही है और इस एंगल की बात की जा रही है। ये चीज़ समझ में आ रही है। देखो अब इसको हम पहले शुरू से बेसिक से समझते हैं। देखो हमें पता है कि जब कभी भी हमारे ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सिमिलर होता है, या फिर बोलो प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी बात करें करस्पॉन्डिंग साइड, तो यहाँ पर ML है ना, इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास RQ कर दिया, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास 3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 6, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 हो गया। गॉट इट। अब इसी तरह अगर हम लोग ये ले लें KL और डिवाइड में कर दें हम लोग PQ, तो यहाँ पर आ जाएगा PQ हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4/8, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 साइड्स जो हैं, ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल हो रही हैं, बट यहाँ पर हमें सिमिलर करने के लिए क्या करना होगा, एंगल से सिमिलर करना होगा, या फिर साइड से करना होगा। ऐसे हम लोग सिमिलर बता सकते हैं। इसमें पहली कंडीशन हमें दे दी गई है कि जो एंगल है
KLM और जो एंगल है PQR, क्या इससे जो ये हमें इंफॉर्मेशन दे दी गई क्या इससे ये सिमिलर हो जाएगा? तो KLM ये वाला एंगल दिया है और दूसरा दिया है PQR ये वाला एंगल दिया है। हो सकता है कि इस वाले इंफॉर्मेशन से ये सिमिलर हो जाए। कब हो जाएगा सिमिलर? जब इन दोनों के जो एंगल है ना ये क्या होंगे, इनके सिमिलर होंगे तब, ठीक है, एक जैसे होंगे, या फिर बोलो एंगल इक्वल होंगे हमारे तब, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास साइड एंगल, साइड से ये सिमिलर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहा जा रहा रेशियो है KM रेशियो PR। तो यहाँ पर KM है, यहाँ पर KM है और रेशियो है यहाँ पर PR। तो कह रहा अगर इनका रेशियो क्या हो जाए, रेशियो में आ जाए, मान लेते हैं इनका जो रेशियो आ रहा है वो भी यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि KM लिखा और रेशियो में कर दिया हमने यहाँ पर PR। इनका रेशियो भी मान लो क्या हो जाए 1/2 आ जाए, है ना, तो भी तो सिमिलर हो जाएगा, साइड से सिमिलर हो जाएगा। मगर हमें यहाँ पर अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि इनका रेशियो क्या है और यहाँ पर ये जो एंगल है ये एंगल क्या है, नहीं पता है ना। तो हमें अब यहाँ पर ऑप्शन में आना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार और इसे देख लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है और इस दो ट्रायंगल की दो जो साइड है वो आपस में क्या है, गिवन है। आपस में नहीं है, ये बोला है कि दो साइड है इनकी गिवन, जैसे कि ये दो गिवन है। अब कह रहा क्वेश्चन कि ये बताओ कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन से ये हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो जनाब हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो पहले हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हमने चेक किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर अगर इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो सिमिलर हो सकता है, ठीक है। फिर जो साथ में हमने देखा यहाँ पर पीछे जो हमें कंडीशन दी, दूसरी जो इंफॉर्मेशन दी गई है रेशियो वाली, अगर इस रेशियो, इनका रेशियो भी अगर 1/2 होगा तो उससे भी ये सिमिलर हो सकता है। मतलब दोनों जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई उससे सिमिलर हो सकता है, बट एक ही से होगा, दोनों से तो एक साथ नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन में। तो ऑप्शन जो यहाँ पर ए दिख रहा है ये कह रहा है ओनली वन, सिर्फ एक से ही ये सिमिलर होगा। तो जल्दीबाजी में तो इसी को टिक मत कर देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे आ जाओ, जो बी है ये क्या कह रहा है ओनली सेकंड, सिर्फ दूसरे वाली जो इन्फॉर्मेशन दी गई ना उसी से ही सिमिलर होगा। जो तीसरी है सी वाली ये कह रहा है आइदर 1 और सेकंड, कह रहा है कि 1 से भी सिमिलर हो सकता है और 2 से भी हो सकता है, या फिर 1 से होगा या फिर 2 से होगा, किसी से भी एक से हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, सी वाला ऑप्शन लगा देंगे, डी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं जब हमें सी मिल गया है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ जल्दी से। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है ये कह रहा है शोन बिलो इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर P और लेंथ्स आर मेजर इन सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि ये ये हमारे पास क्या है, ये P है ना, सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये कहाँ तक गया है, 6 तक गया है, और यहाँ पर ये Q है हमारे पास। यहाँ पर कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मेजर इन सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ होगी वो सेंटीमीटर मेजर की जाएगी। पूछा क्या गया है उसको देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ PE, PE का लेंथ पूछा गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हमसे पूछी गई है। अब हम लोग इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, जैसे ये हमने किया और हमने यहाँ पर ये भी हमने ड्रॉ कर दिया लाइन, देखा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया, इसमें हम लोग नेमिंग कर देते हैं, जैसे कि इसको बोल देते हैं A और इसको बोल देते हैं B, ठीक है। इस पॉइंट को A बोल दिया, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, B बोल दिया। हमको क्या फाइंड करना है, P से लेकर E तक की क्या लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। अब अगर हम लोग बात करें इस बड़े वाले ट्रायंगल की PBQ की, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाले ट्रायंगल की, तो ये वाला एंगल जो होगा ना ये भी हमारा 90 का होगा, है ना। अगर हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें PAE की, तो ये वाला ट्रायंगल का जो ये एंगल दिख रहा है ना ये भी 90 होगा, क्लियर है। और अगर हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल देखें और छोटा वाला ट्रायंगल देखें तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है ना ये दोनों में आ रहा है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है हमारे, ये क्या होगा, एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं पहले तो जो भी, हाँ ठीक है, ओके। यहाँ पर हमें क्या पता हुआ है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे पास ओके PR है ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं PR,
अच्छा, इसमें एक चीज और जरा ध्यान देना, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पी आर। देखो ये पी आर क्या है, ये हमारी रेडियस है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें ये रेडियस है और ये कितनी है 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अगर हम लोग पी से लेकर क्यू तक की बात करें तो ये क्या है, ये भी तो हमारी रेडियस है, क्योंकि ये भैया सर्कल के सेंटर से है और यहाँ पर सर्कल को टच करी तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये रेडियस हमारी 6 है तो ये पी से लेकर क्यू तक भी हमारा क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पी से लेकर क्यू तक, जो मतलब पी और क्यू की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और या फिर ये भी लिख देते हैं जो P से लेकर R तक की डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में सिमिलर होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, सिमिलर होगा, इक्वल होगा, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही साइड लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं पी ए अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर पी बी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलर होगा तो हमने कर दिया पी ई अपॉन कर दिया हमने पी क्यू, ठीक है। ये किया। अब देखो पी ए हमें पता है कितना है, देखो पी से लेकर ए तक हमें पता है ये 3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पी बी, पी से लेकर बी तक कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 कर दिया इक्वल्स टू पी ई कितना है नहीं पता ना, तो पी ई हमने ऐसे ही लिख दिया। और पी क्यू हमें पता है जो कि है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसको भेज दो तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 6 डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 4 इक्वल्स टू हमने कर दिया पी ई, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 18/4 कर दो तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 4 = 16, 4 5 = 20। तो यहाँ पर आंसर हमें क्या दिख रहा है, डी वाला आंसर सही दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। और एक बार और इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। दो बार समझेंगे, पहले कर लेंगे फिर से उसके बाद समझेंगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि एक हमारे पास फिगर है, ठीक है। और इस फिगर में कहा गया था जो पी पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। क्या कहा गया, पी पॉइंट ये सर्कल का सेंटर है। और कहा गया है कि यहाँ पर जो पीई है वो फाइंड करो। सर्कल का सेंटर है तो सर्कल के सेंटर से लेकर आर तक जो ये डिस्टेंस दिख रही है ना, ये क्या हुई हमारी रेडियस हो गई। ये क्या है, हमारे पास एक सर्कल का एक पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रेडियस है। अब पी से लेकर क्यू तक की अगर हम बात करें तो ये भी हमारी क्या है, एक रेडियस है, ठीक है। तो ये रेडियस अगर 6 की है तो ये भी हमारी क्या होगी 6 होगी, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे आ जाते हैं, हमें क्या फाइंड करना था, पीई फाइंड करना था। तो हमने उसके लिए एक थोड़ा सा दिमाग लगाया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी ए से लेकर ई तक और बी से लेकर क्यू तक हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर नेमिंग कर दी। फिर हमने देखा कि ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये 90 का बन रहा है और ये वाला एंगल भी हमारा 90 का बन रहा है। और हमने यहाँ पर ये भी चेक किया कि हमारे पास जो ये वाला एंगल था ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है। जब हमें कभी सिमिलर प्रूफ करना होता है तो हमें पता भैया साइड से कर लो या फिर एंगल से कर लो। तो हमने यहाँ पर देखा और पता हमें चला कि ये एंगल से सिमिलर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल पी ए ई ये वाला ट्रायंगल पी बी क्यू ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, सिमिलर हो गया एंगल से। जब हमारे दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाते हैं तो हमें पता है कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाता है। तो हमने यहाँ पर वही करस्पॉन्डिंग साइड ली जिसकी हमें जरूरत है, फालतू का काम नहीं किया क्योंकि 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर जो पी ए है, ठीक है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है भाई साहब, हमने देखा ये पी बी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है। तो पी ए अपॉन हमने पी बी लिख दिया और हमने ये वाली ले ली पी ई दिख रहा है ये, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने पी क्यू कर दिया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया, हमें आंसर मिल गया। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान है, पी ए का 3 कैसे आया, 3 कैसे हमें वैल्यू पता चली। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट है 3 में जा रहा तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर फिर से 0 से स्टार्ट है 4 तक जा रहा तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर हमें पता है क्या, पी क्यू हमें यहाँ पर अभी निकाला था ना, जो कि रेडियस हमारी हो रही थी। तो यहाँ पर हमने 6 लिखा और इसको हमने सॉल्व किया तो 4.5 हमारे पास ये आंसर हमें मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया कंप्लीट, है ना, कितना इजी से भी आसान। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को समझो, आंसर आप खुद देखना बताओगे कमेंट करके। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कह रहा है अ सर्कल इज ड्रॉन। सर्कल एक हमने बना लिया भाई साहब, लो हमने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, ठीक है, ये छोटा सा सर्कल हमने बनाया हुआ है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड आउटसाइड द सर्कल, मतलब 2 पॉइंट सर्कल के आउटसाइड बन रहे हैं। तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पर बना लिए हैं भाई साहब, एक ये बना दिया और मान लो एक हमने कहाँ बना दिया, यहीं पर एक पॉइंट हमने बना दिया। चलो
बना दिया, ठीक है, कहीं भी बना लो इधर उधर। आगे क्या कह रहा है, ओके, सच दैट ओनली 3 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल यूजिंग दिस 2 पॉइंट। कह रहा है कि ये 2 पॉइंट को यूज करते हुए 3 टेंजेंट हमारे बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रू होगी। तो यहाँ पर पहला है ऑल 3 टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। चलो हम लोग पहले टेंजेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारी टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, इसको हम ऐसा बनाते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं, नहीं तो टेंजेंट हमारी ना इधर उधर चली जाएगी। ये मान लो ये हमारी टेंजेंट बन गई। अगर हम इसको यहाँ से इधर ले जाते हैं, एक टेंजेंट ये, दूसरी टेंजेंट ये और तीसरी टेंजेंट ये, हमारे 3 टेंजेंट बन गए। अब पहला जो टेंजेंट है ये कह रहा, पहला जो हमारे पास दिया हुआ इन्फॉर्मेशन ये कह रहा ऑल 3 टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। कह रहा है कि भैया जो टेंजेंट दिख रही ये है ना, ये टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो तीनों की एक जैसी होगी, बिल्कुल भी नहीं। इनको धर के काट दो तुरंत। अब जो बी वाला है ये कह रहा है बोथ द पॉइंट लाई ऑन द वन ऑफ द टेंजेंट। देखो भाई साहब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर बोथ द पॉइंट, ठीक है, लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट। तो जनाब इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है इसके हिसाब से हमारे पास जो 2 टेंजेंट दी गई हैं, 2 टेंजेंट को एक ही पॉइंट में लाई करना पड़ेगा। मतलब कि ये 2 टेंजेंट है, ये 2 टेंजेंट है, ये 2 एक ही पॉइंट में बन रही हैं, ये 2 टेंजेंट है, ये दोनों एक ही पॉइंट में बन रही है। इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और इसके और भी फिगर बन सकते हैं, बनाने को आप कुछ भी कर सकते हो, मगर वो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर दिस इज द करेक्ट फिगर। ओके, आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें यहाँ पर आंसर मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूरी तरह समाप्त हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है सोन बिलो इज अ सर्कल विथ 3 टेंजेंट। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें 3 टेंजेंट दिख रहे हैं। ये सर्कल है, एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट और ये तीसरा टेंजेंट हमें यहाँ पर दिख चुका। ठीक है भाई साहब। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है के क्यू के पी। के क्यू कहाँ है, के से लेकर क्यू ये पूरा, और ये के पी कहाँ है, के से लेकर पी ये पूरा, ठीक है, एंड एल एम ये, ठीक है, और यहाँ पर है क्यू एल, ठीक है क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 टेंजेंट है जो कि है के क्यू के पी एंड एल एम है, ठीक है। आगे यहाँ पर कह रहा है क्यू एल जो है ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर कह रहा है के एल जो कि है 6 सेंटीमीटर। के से लेकर एल, के एल ये हो जाएगा हमारा ना, हाँ ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पर ये हमारा हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्यू एल और एल एम को जरा ध्यान से देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है। क्यू एल और एम एन को ध्यान से देखने में कुछ समझ में आ रहा है, जरा देखो आप ध्यान से। तो भाई साहब यहाँ पर देखो 2 है, अगर हम लोग क्यू एल की बात करें, ठीक है, ये क्या है हमारी टेंजेंट है और ये एक पॉइंट है। और अगर हम लोग एल एन की बात करें ना, तो ये भी हमारा क्या है, एक टेंजेंट है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमारे टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनते हैं तो वो उन दोनों की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर ये 2 है तो भाई साहब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है, पी एम। तो यहाँ लिखा हमने पी एम इक्वल्स टू 1/2 बाई के एल। अब के एल हमें पता है कितना है, तो यहाँ पर लिखा के पी एम इक्वल्स टू 1/2 इंटू के एल की जगह पे 6, और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये 3 सेंटीमीटर क्या आया है हमारे पास, पी एम आया है। ये हमारा पी एम है, ठीक है। ए एम वाला पी एम ना समझना, ये साइड पी एम बता दी गई है, इसको टेंजेंट बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर पी एम हमें मिल गया है 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो ये पी एम है ये भी हमारी एक टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है, और जो एम एन है ये भी हमारी टेंजेंट है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, तो ये भी हमारा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर ना क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, ओके, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो हमारे पास ओके एक सेकेंड, अगर हम लोग इस टेंजेंट को देखें ध्यान से तो ये हमारा क्या है, के क्यू है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमारा क्या है, क्यू क्यू है। तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया, अगर हम लोग क्यू के की बात करें तो ये 6 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया ये। और अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, अगर हम लोग पी क्यू को ध्यान से देखें, पी क्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना। ये बताओ, देखो ये हमारे पास, देखो इसको ध्यान से समझना कि देखो ये क्यू के है, ये बराबर हो जाएगा पी के, ठीक है। ये पी के मूवी वाला पी के नहीं है, ये सिर्फ ये टेंजेंट वाली पी के की बात की जा रही है। तो अब कहोगे ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हो रहे हैं,
फिर से देख लो, यहाँ पर देखो इसकी बात कर रहे हैं हम, ये पूरा और इस पूरे की। तो ये देखो हमारी क्या है, ये दोनों हमारी टेंजेंट है और टेंजेंट हमारी एक्सटर्नल पॉइंट में बन रही है, एक्सटर्नल पॉइंट से बन रही है। तो उनकी जो लेंथ होगी ना दोनों की, वो आपस में इक्वल होगी। क्यू के भी इक्वल होगा किसके, पी के। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें, क्यू के हमारे पास कितना है टोटल, 6 + 2 8 है। तो उस हिसाब से पी के भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे 8, तो देखो यहाँ पर 3 है और 8 में 3 माइनस कर दो 5, तो 5 यहाँ पर हमें मिल गया। तो एम के हमको कितना मिल गया है, यहाँ पर मिल गया है 5। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल एल एम के। एल कहाँ है, तो ये रहा हमारे पास एल, ये रहा एम और ये के, मतलब कि एम वाला एंगल हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। ठीक है, ये वाला एंगल। ओके, अब देखो यहाँ पर के एल एम को हम यहाँ पर एक बार बना देते हैं, इसको 5 बोल देते हैं। यहाँ पर ये हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमने ट्रायंगल बनाया। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। ये हमारा के हो गया और यहाँ पर इसको बोल दे, ये एल है, ये हमारा एम है। ठीक है, देखो के से लेकर एल तक की हमारी डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है, 6 है। के से लेकर एम तक कितना है, यहाँ पर 5 है। और यहाँ पर एम से लेकर एल तक कितना है, 3 to 5 है। अब देखो हमें एक चीज पता है कि जब कभी भी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो दिख रहा है, ये इसके अपोजिट क्या दिख रहा है, ये वाला एंगल, और ये वाली साइड का अपोजिट क्या दिख रही है, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में हो जाएंगे भाई साहब इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें पता है कि जो के वाला एंगल है वो कितना है, 50 है। अब हमने क्या बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हमारा 50 हो जाएगा। ये बात समझ में आए, फिर समझो। देखो जब कभी भी हमारे पास ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अपोजिट ये वाला है, इसके अपोजिट ये वाला है, ये हमारे पास 50 देखो गिवन था, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हमें निकालना है सिर्फ ये वाला एंगल। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जैसे कि हमने एंगल ले लिया ये वाला, ओके, एंगल के बोल दिया, यहाँ पर कर दिया एंगल एल कर दिया और प्लस कर दिया हमने एंगल एम इक्वल्स टू 180। के और एल को हम लोग प्लस कर देंगे तो 50 + 50 क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा एंगल एम इक्वल्स टू हो जाएगा 180 और यहाँ पर एंगल एम इक्वल्स टू 180 यहाँ पर कर दिया माइनस 100 ना। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80 आ जाएगा। तो एंगल एम हमें कितना मिल गया, 80 मिल गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछ लो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10 वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 10 कह रहा है इन द फिगर शोन बिलो लाइन ए बी एंड पी क्यू। ये फिगर दिख रहा है। अब ए बी कहाँ है हमारे पास, ये ए बी ये लाइन है और जो ये पी क्यू ये लाइन है, आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ऑल मेजरमेंट आर इन सेंटीमीटर, इसके जितने भी मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में। ओके, यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। बहुत सिंपल है। कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी से, B/H होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ लिखा हमने कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है, B/H है। अब हमारे पास B क्या दिया हुआ है भाई साहब, B बताओ। हाँ, B हमें क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। ओके, अगर हम लोग इसको 90 मानेंगे, ओके, ये हमारा क्या होगा, ये 90 है। ये देखो ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 के सामने जो वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है और इसके बगल वाली साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, ओके, ये वाली साइड हो जाएगी बेस और ये हो जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर ना थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो ये 90 है ना हमारे पास, तो ये हमारा होगा बेस। ठीक है, ये हो गई हमारे पास क्या हो गई, ओके, ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, बेस साइड हमारे पास कितना है, Z है, तो हमने यहाँ पर Z कर दिया। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ये पूरी है, मतलब O से लेकर P तक, ये B प्लस क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दिया B प्लस हमने Y कर दिया। तो cos थीटा इक्वल्स टू Z और डिवाइड में आ जाएगा, B + Y है क्या कहीं पर, यहाँ पर B + Y है, मगर यहाँ पर Z की जगह पे C है। तो यहाँ पर हमें कुछ खेल खेलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ पर घुमा के पूछ लिया। अब क्या खेल खेलना पड़ेगा, यहाँ पर देखो हमें पता है कि ये एक ट्रायंगल है O
ए बी, एक ये ट्रायंगल है और दूसरा है ओ पी क्यू, ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये 90 है और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये आपस में क्या है, कॉमन एंगल है। तो हमें पता चल गया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, एंगल से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। ये करके नहीं दिखाना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बस सिंपल सा जितनी बेसिक आप सोल्यूशन कर सकते हो वो कर दो, ओके। तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर होने की वजह से क्या हो गया, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो गया जनाब। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या क्या है उसको लिख दो। देखो ये ए है और अगर हम लोग ए की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स आ जाएगा इक्वल्स टू, ओके। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें बी, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, बी प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस साइड की बात करें तो ये सी है और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जेड आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, यहाँ पे बी और बी प्लस वाई और सेट। देखो हम लोग सिर्फ उसको ही लेंगे जिससे हमारा आंसर आए, ठीक है ना। तो आंसर जिससे आ रहा है बस हम लोग उसी को पकड़ेंगे और जो भी चीज़ है उसको फालतू में हटा देंगे। जैसे ये दिख रहा है, इसको हटा दो 2 मिनट के लिए। क्यों हटा दो, क्योंकि इससे हमें हमारा सोल्यूशन मिल सकता है। तो यहाँ पे लिखा हमने बी और यहाँ पे लिख दिया हमने बी प्लस वाई कर दिया, ठीक है। इक्वल टू हमने कर दिया सी अपॉन यहाँ पर कर दिया जेड कर दिया। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ओके, यहाँ पर हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो काम बन सकता है। चलो देखते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास बी जेड और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सी और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सी। काम नहीं बनेगा, एक सेकंड। यहाँ पर अगर हम लोग कर दे जेड और बी को यहाँ कर दें, ठीक है, सी अपॉन बी यहाँ कर दें और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास बी प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं और क्योंकि कैसे अरेंज करेंगे, अपने आंसर आ जाए ऐसा अरेंज करेंगे, ठीक है। तो देखो जेड अपॉन बी प्लस वाई कितना आया, सी अपॉन बी, है ना। जेड अपॉन बी प्लस वाई कितना आ रहा था, सी अपॉन बी। तो हमारा आंसर ये नहीं हो कि होगा सी अपॉन बी, ये वाला होगा। देखा अभी गलत हो गया। जल्दी में अगर इसको देख के ये कर देते तो हमें मिलते बिल्कुल अंडे, है ना, 0 नंबर मिल जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया कंप्लीट। एक बार फिर से इसमें नजर डाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यहाँ पर हमारे पास ये फिगर है और इस फिगर में जो ए बी लाइन दिख रही है, वो पी क्यू लाइन दिख रही है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया हुआ था कि जो बी वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो इस हिसाब से जो हमारा क्यू वाला एंगल है ये भी 90 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। कॉस थीटा हमारे पास थीटा यहाँ पर है। अब हमें पता है कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बी अपॉन एच होता है। तो यहाँ पर बी हमारे पास, अगर हम पूरे फिगर में देखें, बी हमारे पास क्या है, ये है। देखो ये 90, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। 90 के सामने जो भी साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। बेस ये है तो बेस हमारे पास क्या है, जेड है, तो यहाँ पर जेड लिखा है। एच हमारे पास हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या, बी प्लस वाई है, तो बी अपॉन बी प्लस वाई यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, सी अपॉन बी। सी अपॉन बी तो बाद में आया, इसको हटा दो। अब ये हमने देखा और हमने चेक किया कि हमारा कहीं भी आंसर मैच नहीं हो रहा, तो हमने और यहाँ पर दिमाग लगाया। हमने क्या किया कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को पकड़ा और इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल ओ ए बी, ये वाला ट्रायंगल और दूसरा जो ट्रायंगल है ओ पी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया। सिमिलर कैसे किया, देखो हमें पता था कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों 90 हैं। एक ये हो गई, हमें मिल गई। और दूसरा हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन दोनों ट्रायंगल का ये एंगल कॉमन है। तो ये एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। तो भाई साहब जहां ये सिमिलर हुए तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो गया, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा हुआ है। और इसमें हमने वो इक्वेशन पकड़ी, मतलब वो सोल्यूशन पकड़ा जिससे हमें आंसर मिल जाए। तो इन दोनों को हमने पकड़ा और यहाँ पर हल्का से इधर उधर किया हो, हमें मिला सी अपॉन बी इक्वल्स टू जेड अपॉन बी प्लस वाई। तो हमने देखा जेड अपॉन बी प्लस वाई किसके बराबर आया, सी अपॉन बी के आया। तो सी अपॉन बी हमारा कहीं आंसर में है, हाँ भाई क्वेश्चन इसी के बी वाले में है। तो बी हमारा हो गया इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11। तो जनाब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है उसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो जनाब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है द साइन, ठीक है, क्या कह रहा है, द साइन ऑफ एन एंगल इज अ राइट ट्रायंगल इज 4/5।
अच्छा जल्दी से कमेंट करके ये बताओ, साइन जो होता है ना, साइन थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला अभी पीछे लिखा था ना 10 वाले में, वैसे हमको ये बताओ कि साइन थीटा का फॉर्मूला जनाब क्या होता है। हम तब तक आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस कुड बी द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इनमें से क्या हो सकता है ट्रायंगल की साइड, ये क्वेश्चन ने पूछी है। देखो यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे कि ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल जाहिर सी बात है ये क्या होगा, 90 होगा, इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमें साइन थीटा का हमें दे दिया गया कुछ 4/5 दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो इसकी साइड है ना, अब हमें इसकी साइड बताओ, ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है। अब इसकी साइड हम कैसे बताएंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है, बताओ कैसे हम लोग इसकी साइड बता सकते हैं, सोचो। बहुत सिंपल है। उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है P/H। P मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, H मतलब होता है हाइपोटेनस। तो यहाँ पर P हमारे पास क्या है, बताओ क्या है इसमें। देखो जो ये 90 सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, और जिसके नीचे होगा बेस, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब देखो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर 4/5 गिवन है, तो यहाँ पर हो गया 4/5 है। तो यहाँ पर 4/5 कहाँ पर आ सकता है, P हमारे पास क्या है 4 है, तो ये हमें रेशियो में दिया होता है, तो भैया इसमें हमें एक्स वाई जेड कुछ भी पीछे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5x कर दिया। देखो हमें इस ट्रायंगल में 2 साइड पता है, तीसरी हमें नहीं पता। अब जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड पता होती है, तीसरी नहीं पता होती, तो हम लोग भाई साहब क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, यहाँ पर हमने लिख दिया BC इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर ए बी हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर, 4x² कर दिया हमने, और यहाँ पर प्लस कर दिया यहाँ पर 5x², यही होता है ना। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 4 जा क्या हो गया 16 हो गया, प्लस 5 5 जा हो जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक सेकेंड, ओके यहाँ पर मिस्टेक कर दी, B² नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी माइनस आएगा, मिस्टेक तो हो गई, ठीक है, ये माइनस होगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 4 9 9x, यहाँ पर भी x लिख देते हैं, ठीक है। तो ये होगा, रूट हटा देंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x, तो यहाँ पर हो गया हमारा 3x। तो यहाँ पर जो तीसरी साइड मिल गई है हमें 3x मिल गया, तो यहाँ पर लिखते हैं 4x हमें मिला है, ठीक है, और 5x एंड सो 3x, ये 3x हमें सॉरी साइड हमको मिल गया है। क्लियर इतनी बात। अब चेक करते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा होगा। 4 वाला, पहला वाला 4 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें पूरी वैल्यू दे दी गई, जैसे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 4x 5x 3x हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह में वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, फिर चेक करना पड़ेगा कि इनमें से हमारा कौन सा सही है। तो जनाब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें x में, अगर 1 पुट करो तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 5 3 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब इसी में x में 2 पुट करके देखो तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 8 10 9 कहीं आ रहा है, देखो कहीं 8 10 सॉरी 3 2 जा 6 होगा, 3 3 जा 9 नहीं, 3 2 जा यहाँ पर 6 होगा, 8 10 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर जो सी वाला है ना ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आया, नहीं आया तो फिर से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है द साइन ऑफ एन एंगल इज अ राइट ट्रायंगल इज 4/5। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो 4/5 होगी। ओके, तो हमें पता है जो साइन थीटा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H होता है। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस। तो हमने जल्दी से फटाक से एक हमने यहाँ पर फिगर बनाया किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो एंगल हमारा 90 होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है हमारी, वो हाइपोटेनस होती है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड होती है बेस। इसी हिसाब से हमने परपेंडिकुलर और बेस में वैल्यू रख दी जो 4 और 5 है। बट खेल यहाँ पर अब शुरू हो रहा है। देखो यहाँ पर 4 और 5 हमारी कोई पूरी वैल्यू तो होती नहीं, ये तो रेशियो में होता है। तो रेशियो जब भी होता है तो हमें यहाँ पर 5x या 4x या 5y या
4y ये हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर लगाना जरूर पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हमें ये दो साइड तो पता चल गई, मगर ये तीसरी वाली साइड नहीं पता थी। तो हमें पता है जब भी ट्रायंगल में तीसरी साइड हमें निकालनी होती है तो भाई साहब वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हमने यहाँ पर इसकी तीसरी साइड निकाल ली, ठीक है। जब हमने तीसरी साइड निकाली तो हमें तीन साइड मिली है, 4x 5x और 3x, ये तीन साइड हमें मिली। बट जब हमने यहाँ पर आंसर चेक किया तो हमने पाया कि यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है, मगर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, 4x 5x 3x में आ रही। तो हमने क्या किया, x जगह पे 1 पुट करके देखा क्या हमारा आंसर आया। तो हमारे पास जो आंसर आया वो 4 5 3 आया। तो हमारा आंसर कहीं मैच नहीं किया। फिर हमने क्या किया कि x जगह पे 2 पुट किया तो 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 8 10 6 हमने जब चेक किया तो हमें मिल गया सी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये बहुत ही सिंपल शायद होगा। चलो देखो ये क्या कह रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ सेट ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्जाम आर रिकॉर्डेड इन अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, मतलब मार्क्स मिले हुए ना उन्हें एग्जाम में, स्टूडेंट को उन्हें रिकॉर्ड कर लिया गया है ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में। ठीक है, यहाँ कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर फाउंड टू बी इन द रेंज। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मतलब पाए गए हैं इस रेंज के अंदर, मतलब 70 से 80 की जिनके नंबर आए ना वो नंबर वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ कह रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रेंज बिफोर एंड आफ्टर द दिस रेंज आर इक्वल। मतलब कह रहा है कि इससे पहले वाली रेंज, जैसे कि इससे पहले क्या हो सकता है, ओके 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये इससे पहले वाली रेंज होगी ना। और इसके बाद वाली रेंज क्या हो गई 80 से 90, 90 से 100 और इसके और आगे 100 के आगे तो नहीं, 80 से 90, 90 से 100। इन दोनों जो रेंज है ना, इसके ऊपर और इसके नीचे वाली ना, वो दोनों क्या है आपस में क्या है आर इक्वल है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रेंज बिफोर एंड आफ्टर दिस रेंज आर इक्वल, उनकी जो रेंज है इसके ऊपर और इसके नीचे वाले की वो क्या है इक्वल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ द डेटा। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा। एक बार और समझो, हमसे क्या पूछा गया है, इसका मोड पूछा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि भैया हमारे पास जो 70 से लेकर 80 के बीच के जो मार्क्स वाले, 70 से लेकर 80 तक जो मार्क्स लाए वो बच्चे बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम बच्चे 70 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स लाए हैं। ठीक है, और 70 से ऊपर और 80 के नीचे अच्छा बच्चों को मिला दें तो वो इक्वल रेंज है उनकी, ऊपर और नीचे वाले की इक्वल है। तो ज़्यादा रेंज किनकी हुई, इसी की हुई 70 से 80। तो यहाँ पर मोड पूछा गया, तो यहाँ पर हम लोग मोड निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा 70 + 80 कर देंगे। तो यहाँ पर 150/2 कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ पर 75 इज द राइट आंसर। और आप यहाँ पर डी मत लगा देना, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, मोड कैन नॉट बी फाउंड, अ फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन। तो यहाँ पर ये कर सकते हो, मगर यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो डी बी वाला रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है तो आप बोल सकते हो कि मोड हम कैसे निकाले जब हमें फ्रीक्वेंसी ही नहीं पता है कितनी है। बट यहाँ पर इन्होंने ऐसे रेंडमली बता दिया है कि भैया मैक्सिमम है इनकी, मतलब सबसे ज़्यादा किसी भी क्लास को पकड़ लें उस क्लास से सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो 80 से 90 वालों की ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हमारा जो मोड आएगा ना वो कितना आएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 12 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 13। देखो ये क्वेश्चन तो हमें बढ़िया लग रहा है, तगड़ा क्वेश्चन है ये 13 वाला। तो जनाब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये क्या कह रहा है, इन द फिगर बिलो अ यूनिट स्क्वायर ROST इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर सेक्टर विद सेंटर O। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास जो ROST है ना, इसमें जो साइड है वो 1 1 की है। सिंपल सा यूनिट स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है कि जो ये हमारे ROST दिख रहा है ये जो है 1 1 की इसकी साइड है। आगे क्या कह रहा है, अलोंग विद द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ दिस इज सफिशिएंट टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर PQR। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है क्या ये सफिशिएंट है PQR मतलब एरिया ऑफ सेक्टर PQR को फाइंड करने में। ठीक है, और यहाँ पर हमें ऑप्शन दे दिया गया है कि भैया अगर क्या होगा जिस वजह से हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकल आएगा, हमारा निकल आएगा, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर की हेल्प से निकलेगा, क्या रेडियस ऑफ सेक्टर की हेल्प से निकलेगा, क्या आर्क लेंथ की हेल्प से निकलेगा, क्या इस मतलब क्या द गिवन इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट, क्या जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसी की हेल्प से निकल आएगा। ये हमें इसमें ऑप्शन में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या इससे हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकल आएगा। अगर नहीं निकल पा रहा है तो इसमें से बताओ हमें किसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ना क्या करना है, सबसे पहले हमें ये पता है कि जो हमारे पास स्क्वायर है ROST इसकी साइड क्या 1 1 1 है। ठीक है, और हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, तो हमें पता है एरिया ऑफ जो सेक्टर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है θ/360 πr² होता है।
ठीक है। अब हमें यहाँ पर आर की जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी, सबसे पहले आर की जरूरत। तो आर हम लोग कैसे निकालेंगे, ओ से लेकर टी तक लाइन हमने बना दी, ये क्या हो गई हमारी आर, मतलब रेडियस हो गई ये। अब देखो हमें ये दो साइड पता है, तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे आराम से। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग आर आराम से इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 22/7 होती, क्या होती है 22/7, तो पाई की भी हमें वैल्यू पता है। बट यहाँ पर बात आती है कि हमें यहाँ पर थीटा नहीं पता है, क्या नहीं पता है यहाँ पर, थीटा। तो जब हमें थीटा नहीं पता तो थीटा निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल्स टू थीटा होता है, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस इक्वल्स टू थीटा, ये फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का। तो भाई साहब यहाँ पर बताओ कहीं भी आर्क हमें पता है, नहीं पता है ना, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में आ जाते हैं, सिंपल सा, एरिया ऑफ स्क्वायर रोस्ट, क्या हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, भैया पड़ेगी, मगर ये हमें सफिशिएंट मिला है, तो हमें ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी में क्या, रेडियस ऑफ सेक्टर पी क्यू आर, भैया देखो रेडियस हमें पता है तो इसको भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें ज़रूरत क्या होगी, आर्क लेंथ पी क्यू, मतलब पी क्यू की जो आर, मतलब जो आर्क है ना पी क्यू, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हमें लगाना पड़ेगा सी वाला ऑप्शन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं बहुत ही आराम से। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास ये जो फिगर दिख रहा है ना, इस फिगर में जो ये स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो 1 1 की है, ठीक है। आगे कह रहा है कि भैया हमें ये बताओ अलॉन्ग विद द अबव इंफॉर्मेशन, जो हमें ऊपर इंफॉर्मेशन दे दी गई है, ये क्या सफिशिएंट है आर्क ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, पी ओ क्यू को निकालने के लिए, ये क्या सफिशिएंट है। तो चलो हमने चेक किया, हमने आर्क ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया जो कि होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बात आती है अगर हमें आर्क एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो उसके लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर टी से लेकर ओ तक एक लाइन खींच दी, तो ये हमारी रेडियस बन गई। अब हमारी ये रेडियस बन गई तो भाई साहब हमें पता है कि दो साइड हमें ये पता है, तीसरी निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे, हो जाएगा हमारा काम। तो रेडियस तो हमारा काम हो गया। पाई भी हमें पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती, बट यहाँ पर बात आती है थीटा की। थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो थीटा को निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और हमारे इस फॉर्मूले में हमें ये पता है कि आर्क नहीं है हमारे पास, इस क्वेश्चन में आर्क कहीं भी नहीं गिवन है, तो आर्क की हमें जरूरत पड़ेगी एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी वाला, आर्क लेंथ पी क्यू। बस सिंपल है, अगर हमें ये पता चल जाएगा तो तुरंत हम एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। देखो समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताओ। देखो ये बहुत ही अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है इसको देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, फिबोनाची सीक्वेंस इज अ पैटर्न इन विच ईच नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीवियस टू नंबर एक्सपेक्टिंग द फर्स्ट टू नंबर, द पैटर्न 0 1 1 2 3 5 8 13, ठीक है। ये हमारा क्या फिबोनाची सीरीज का पैटर्न है जो कि पिछले नंबर को ऐड करके आगे बढ़ती जा रही है हमारे पास पैटर्न, ठीक है। जैसे इन दोनों को ऐड करो 1 आया, इन दोनों को ऐड किया 2 आया, इन दोनों को ऐड किया 3 आया, एंड सो ऑन। आगे कह रहा है shown below is a representation of the first few terms of a Fibonacci sequence in a unit स्क्वायर ग्रिड। देखो यूनिट स्क्वायर ग्रिड आया और यहाँ पर भी क्या यूनिट स्क्वायर, तो यूनिट स्क्वायर का मतलब क्या हो रहा है कि वो जो हमारे पास स्क्वायर है ना उसकी साइड क्या होंगी 1 1 1 की होंगी सारी, ठीक है। बस यही मतलब होता है, द टर्म्स रिप्रेजेंट द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, ये फिगर है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर, एरिया निकालना है शेडेड सेक्टर का। क्या कह रहा है, एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर, ठीक है। जो पिछले वाला क्वेश्चन था इसमें भी क्या निकालना था, एरिया ऑफ सेक्टर। तो जब भी ये आए तो इसमें हमेशा फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा, ये लगेगा हमारा थीटा अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकेंड जूम आउट कर देते हैं, दिख रहा है ये आपको क्लियर, ओके जरा सा, ठीक है ओके। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, है ना। यहाँ पर शेडेड पार्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 और यहाँ पर हो जाएगा इनटू पाई आर स्क्वायर। अब बात आती है हमें सिर्फ इसकी चाहिए जिसमें शेडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा था, हर एक बॉक्स जो है ना उसकी जो सारी साइड होंगी वो 1 1 की हैं। तो अगर इसमें बॉक्स जो कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो इसका मतलब क्या, 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 1 1 1 करके टोटल कितना हो गया हमारे पास, इसकी रेडियस कितनी हो गई, 8 हो गई। तो यहाँ पर रेडियस हम लिख सकते हैं, ओके, यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख देते हैं, रेडियस हो गई हमारे पास 8। क्लियर हो गई इतनी बात। अब बात आती है थीटा की, तो थीटा कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें साफ समझ में आ रहा है, ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, तो ये थीटा हो जाएगा हमारा 90 का। तो यहाँ लिख दिया 90/360, बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। पाई को पाई रहने देते हैं, ठीक है, पाई को पाई रहने दो, और आर हो जाएगा हमारे पास कितना, 8। तो यहाँ पर 8 × 8 लिख दो,
तो 9 से इसे कैंसिल, 0 9 4 जा 4 2 जा और यहाँ पर आ गया 16 पाई। तो 16 पाई हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था, एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर, जो ये एरिया निकालनी है इस शेडेड सेक्टर की, फॉर्मूला हमने लगा दिया जो कि होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। इतनी बात क्लियर? तो भाई साहब हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो हमें पाई और थीटा का पता होना जरूरी है। तो भाई साहब यहाँ पर जो आर है, पहले आर की बात करते हैं, रेडियस की, वो रेडियस कैसे निकलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था, देखो ध्यान से, द फिबोनाची सीरीज इन आ यूनिट स्क्वायर ग्रिड। तो यूनिट स्क्वायर ग्रिड का मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो दिख रहा है इसका सभी साइड जो होंगी हमारे 1 1 की होंगी। तो अगर इसकी बात करें 1, इसकी बात करें 1 एंड सो ऑन, टोटल हमारे पास कितनी है, ये 8 है। तो ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर 8 आ गई। अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये क्या है, 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री हमारा थीटा हो गया। अब इसको हमने सॉल्व कर दिया तो 16 पाई हमारा क्या आंसर आ गया। तो आंसर बी इज अ राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी इज अ राइट। हमारे पास क्या है, 16 पाई स्क्वायर यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 14 था वो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि शोन बिलो इज अ सॉलिड मेड बाय जॉइनिंग अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल रेडियस आर सेंटीमीटर। ठीक है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। क्या कह रहा है, द टोटल सरफेस एरिया, क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया वो क्या है, इक्वल है। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ किसका भैया, स्फीयर का। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी। अब बात यहाँ पर आ जाएगी कि स्फीयर तो है नहीं, तो फिर कैसे यहाँ पर कह दिया। तो स्फीयर हमें इमेजिन करके यहाँ पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया है सॉलिड का वो बराबर है किसके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के विथ ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड। जो हेमिस्फीयर है ना उसका जो रेडियस होगा वो सॉलिड से, देखो सॉलिड का अगर 1 है तो इसका क्या होगा, इससे ट्वाइस होगा, तो 2r होगा। इतनी बात क्लियर है? फिर से समझो, क्वेश्चन ने ये कहा है कि टोटल सरफेस एरिया जो यहाँ पर हमारे पास सॉलिड है ना वो बराबर है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के। ठीक है, और जो सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का जो रेडियस है, ठीक है, जो स्फीयर का जो रेडियस है वो ट्वाइस है, ट्वाइस है ना, रेडियस ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड का रेडियस है उससे इसका रेडियस क्या है, ट्वाइस है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो चलो सबसे पहले बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। आगे भी देख लेते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हाइट की बात कर रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ हो गया पाई और ये हो गया हमारे पास आर, 2 पाई आर एच होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका सिलेंडर का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तो इसकी हो गई टोटल सरफेस एरिया की। और अब देखो ये हेमिस्फीयर हो गया, यहाँ पर इसका हमने लगा दिया अलग से और इस पूरे का कर दिया। इतनी बात क्लियर है? अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ओके 2 पाई आर एच है और यहाँ पर ओके ये हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये हो गया हमारे पास, कर दिया हमने 2, ओके यहाँ पर गड़बड़ हो रहा कुछ, एक सेकेंड, यहाँ लिखा 2 पाई आर एच। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो पाई पाई ये हो जाएगा 3 पाई आर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो ये हम इसको थोड़ा सा काट देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हमें मिल गया, यहाँ पर मिल गया टोटल सरफेस एरिया हमको यहाँ पर, ठीक है, मिल चुका है। अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, इसका फॉर्मूला, तो सरफेस एरिया निकालते हैं स्फीयर का, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 4, ये हो जाएगा पाई, ये होगा 2 आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, ट्वाइस है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास पाई और आर होगा 2 2 जा हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 4 2 जा 6, ओके एक मिनट, 2 2 जा यहाँ पर हो गया हमारे 4 और यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, तो 4 4 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 16 पाई आर आ गया। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 2 पाई आर एच और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस 3 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर इक्वल टू हमने कर दिया 16 पाई
आर कर दिया। गॉट इट, इतनी बात। तो अब क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई आर एच इक्वल्स टू हमने कर दिया 16 पाई आर, और यहाँ पर हो गया -3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया 13 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2 पाई आर एच हो गया। तो ये 2 से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 से अगर करेंगे 2 6 ज़ा 12 हो गया, और 2 5 ज़ा 10 हो गया, और ये हो गया हमारे पास पाई और आर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ओके। ये हो जाएगा हमारे पास इधर से ये कैंसिल, और इधर से हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास h आया है वो कितना आ जाएगा 6.5, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r। अब देखते हैं क्या ये हमारा आंसर आया है। h हमारा 6.5, हाँ ये b वाला जो आंसर आया यही हो जाएगा हमारे पास इसका राइट आंसर, ठीक है। तो एक बार और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक सॉलिड फिगर है। चलो इसको छोड़ो, सीधे सिंपल यहाँ पर आओ। ये क्या कह रहा था, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मतलब कह रहा है कि जो टोटल सरफेस एरिया है ना इस सॉलिड का, वो बराबर है किससे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के, विथ ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड का रेडियस है ना, इससे ट्वाइस है स्फीयर का रेडियस। तो देखो ये सॉलिड हो गया, इसका जो रेडियस इससे हमने ट्वाइस बना दिया। इतनी बात क्लियर हो गया। अब जब हमने यहाँ पर ट्वाइस रेडियस किया और क्वेश्चन ने ये बोला कि टोटल सरफेस एरिया बराबर है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से, तो सबसे पहले हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला। तो हमने क्या किया, सिलेंडर का फॉर्मूला लिखा, फिर हमने स्फीयर का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, सर्कुलर सिलेंडर ऊपर, उसका हमने फॉर्मूला कर दिया। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया। अब इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें यहाँ 2 पाई आर एच प्लस 3 पाई आर स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर हमने इसको आगे सॉल्व किया था और वो हमसे गलत हुआ था और वो नहीं करना चाहिए था। तो मिस्टेक सबसे होती है, तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हमने काटा। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। तो इस फॉर्मूले में हमने सिंपल सा इसको वैल्यू रखी, मतलब वैल्यू क्या रखी, इसको हमने सॉल्व किया खाली। तो हमें यहाँ पर मिल गया 16 पाई आर मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए, एक सेकेंड, ओके, 16 पाई आर स्क्वायर करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर 16 पाई आर हमें यहाँ पर स्क्वायर करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 16 पाई आर ही तो आएगी वैल्यू, हाँ ठीक है, ओके। ये आर है तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। 16 पाई आर स्क्वायर हो गया हमारे पास। 16 पाई आर स्क्वायर हुआ तो हमें पता है कि ये जो सरफेस एरिया वो टोटल सरफेस एरिया के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, ये देखो, ओके। यहाँ पर ये दोनों आपस में हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ये दोनों हमारे इक्वल हुए, इसको हमने सॉल्व किया तो हमें हाइट मिल गई 6.5 आर। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल, बहुत सिंपल है। अब आते हैं हम लोग जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या गिवन है उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कुछ ये वाला, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। इसके इक्वल क्या होगा इसमें से, ये हमको बता देना है। जल्दी से कमेंट करो ये आपको आता है या नहीं। इसमें बस हमें फॉर्मूला आना चाहिए और कुछ इसमें खास है नहीं। तो देखो ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन। जो हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया ना, इसके इक्वल क्या होगा इनमें से, ये हमको बताना है। तो सिंपल सा हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना हर एक का हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। चलो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ पर कॉट थीटा की जगह पे लिख देंगे कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ पर हम कर देते हैं साइन थीटा। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। इनटू में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इनटू कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा कॉस, हाँ ठीक है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, क्लियर। अब डिवाइड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कॉसेक लिखा हुआ है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन। तो यहाँ कर दिया 1 अपॉन साइन, यहाँ पर कर दिया हमने थीटा कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस थीटा आ गया, ठीक है, दिख रहा है। ये देखो
ठीक है, और डिवाइड में आ गया तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन यहाँ पर हो गया साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा ऊपर, तो यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा, डिवाइड में आ गया हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा हो गया, तो ये इससे कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया 1 अपॉन कॉस थीटा हमको यहाँ पर मिल गया। अब ये बताओ 1 अपॉन कॉस थीटा फॉर्मूला किसका होता है, सेक का होता है, जाहिर सी बात हमें पता है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा कहाँ दिख रहा है, ए वाला, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है हमारे पास 17। अब देखो यहाँ पर जो 17 क्वेश्चन दिख रहा है ये क्या कह रहा है, कह रहा है द हाइट्स ऑफ प्लांट्स इन दीप्ति's गार्डन आर रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन बिलो, द मीडियन प्लांट हाइट इज 55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द प्लांट दे दिया गया हमें ये, नंबर ऑफ प्लांट्स दे दिए गए हमें ये। ठीक है, पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा x की वैल्यू, क्या वैल्यू होगी x की, ये पूछा गया। तो भाई साहब यहाँ पर क्या दिया गया, मीडियन दे दिया गया। ठीक है, तो मीडियन दिया गया तो जाहिर सी बात है हम लोग इसमें मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है L प्लस ब्रैकेट में होता है n/2 माइनस होता है CF। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा CF और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास F, ओके, इंटू हमने कर दिया यहाँ पर H, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब हमें ना यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। तो CF निकालना तो आता ही होगा, कैसे निकालते हैं, तो देखो ओके, यहाँ पर हम पहले इस पेज में ही कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा क्लास, ठीक है, ये हमारी क्लास हो जाएगी, ओके, और ये हो गया हमारा 0 से 20, यहाँ पर हो गया हमारा 20 से 40 दिख रहा है, एंड 40 से 50, ओके, 0 से 20, 20 से 40 है और 40 से 60 है, ये 60 से हो गया हमारे पास 80 और 80 से हो गया यहाँ पर 100। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जो कि नंबर ऑफ प्लांट, ये फ्रीक्वेंसी दी गई, इसे हमने लिख दिया 2x और इसको हमने लिख दिया 4, इसको लिख दिया हमने 4x, इसको लिख दिया 8 और ये हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। CF हम लोग क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है ना n/2 माइनस CF, तो हमें CF की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर CF कैसे निकलेगा, तो भाई साहब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास CF, तो इसको हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे, जो भी सामने लिखा है वो यहाँ पर लिख दो, फिर इसको ऐड करते जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 6x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा +4 और यहाँ पर 6x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 12 और ये हो गया 6x प्लस हो गया हमारे पास 14 हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात, ओ सॉरी ओके 12 और 4 16 हो जाएगा हमारे पास, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर ना हमें क्या चाहिए, अभी देखो, अब फॉर्मूले को देखो, ये हमने लिख लिया CF, अब फॉर्मूले को ध्यान से देखते जाओ, क्या चाहिए L क्या होता है, L मतलब होता है लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बताया था, हमें मीडियन बताया था, मीडियन कितना है 55। ठीक है, तो 55 हमारे पास किस में आएगा, बताओ किस क्लास में आएगा, ये आएगा 40 और 60 के बीच में आएगा। ठीक है, इसमें आएगा, तो यहाँ पर ना जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास 40 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, L जो है हमारे पास वो हो गया हमारा 40 हो गया। ठीक, अब क्या बात आ रही, अब हमें क्या चाहिए, n/2 चाहिए। तो n/2 कैसे निकालेंगे, n/2 देखो, इसको ऐड कर लो, जो भी आएगा वो हमारा n हो जाएगा और डिवाइड में 2 कर दो, तो ऐड करोगे ना तो यही मिलेगा आपको 6x + 16। तो यहाँ कर दिया हमने 6x प्लस हमने यहाँ पर कर दिया 16 और यहाँ पर कर दिया बाई 2 कर दिया। ठीक है, इतनी बात। तो इसमें से हम लोग ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 2 कॉमन ले लेते हैं ना, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3x हो जाएगा, 2 प्लस और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ पर डिवाइड में 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3x + 8 हमको मिल जाएगा। हो गया इतनी बात क्लियर। तो यहाँ पर n/2 हमें क्या मिला, 3x + 8 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए होगा CF भी निकालिए, L भी निकालिए, हमें चाहिए CF नहीं निकाला हुआ है, F निकालेंगे और H निकालेंगे। H मतलब क्या होता है, H मतलब होता है जो हमारे पास क्लास है ना, क्लास के बीच में जो हमारे पास डिफरेंस है वो कितना है। ठीक है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 20 का है, तो सब में तो H हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। अब बात करते हैं CF की, है ना, तो CF हमारा क्या हो जाएगा, तो CF यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास CF है, ओके, वो हो जाएगा हमारे पास 2x, ओके, ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास 4x हो जाएगी।
इतनी बात क्लियर है। तो ये हमने सब कुछ लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसे फॉर्मूले में लिखना है। तो यहाँ पर आ जाओ, फॉर्मूला हमने क्या लिखा था उसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो हमारा था एम मतलब मीडियन, देखो मीडियन हमें गिवन है जो कि है 55, ठीक है। एल प्लस था यहाँ पर n/2 होता है माइनस CF हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में हमारे पास F इंटू हो जाएगा यहाँ पर H, ठीक है। मीडियन देखो गिवन है हमें क्या था 55, एल हमने अभी बताया क्या है 40 है, और n/2 हमने अभी निकाला है जो कि है हमारे पास 3x प्लस ओके हाँ यही है 3x प्लस 8 हो गया, माइनस CF हो जाएगा हमारे पास 2x, और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस यहाँ पर 4, ये हो गया, और इसको हम ऐसे कर देते हैं। डिवाइड में हमारे पास f है जो कि हो जाएगा 4x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है h है, और h हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 20 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर हमने कर दिया 40 ओके, और यहाँ पर इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ओके यहाँ पर 2x है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x है, तो हमें मिल जाएगा सिर्फ x, यहाँ कर दिया हमने x, और ये प्लस का ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +4, और डिवाइड में हमें क्या मिलेगा 4x, और यहाँ पर हो जाएगा इंटू हमें हमारे पास 20, ये कैंसिल 4 5 20 हो गया। ओके इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो कितना है 40 है, यहाँ पर है हमारे पास 55 है, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर हो गया 55 माइनस हो गया हमारे पास 40, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5x, 5 का हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 4 5 यहाँ पर हो गया हमारे पास 20, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15, यहाँ पर देखो 20 प्लस का इधर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा x बच रहा है ना, तो ये हमने x लिखा नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा, तो ये x देखो किस में डिवाइड में इधर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। 20 को इधर हम लोग अभी नहीं लाएंगे, तो यहाँ पर 5x है, इसको भी चलो इसको पहले यहीं लिख देते हैं 5x प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 20, 5x इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 15x माइनस 5x कितना आ जाएगा 10x, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 20, 10 देखो x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा डिवाइड में 20/10 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x हमें कितना मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 2। अब देखो यहाँ पर 2 क्या है हमारे ऑप्शन में, हाँ है बी नंबर में है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो गया हमारा सोल्यूशन। एक बार और फिर से देख लो, यहाँ पर देखो फॉर्मूला होता है ये, हमने L F और H सब कुछ निकाल लिया इससे, ठीक है, जो हमें टेबल गिवन थी। अब इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू कर दी पुट, और हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है 2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो भाई साहब अभी क्या हुआ कि अभी हमने ये एक्सप्लेन कर दिया, पूरा अच्छे से समझाया, मगर फिर से रिकॉर्डिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हमारी बीच में, इस वजह से फिर से हमें ये बताना पड़ रहा है। तो चलो इसको और अच्छे से समझो। चलो यहाँ पर तो हमने कर दिया, फिर से करके आपको भी बताएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो 18 है ये कह रहा अ बॉल कंटेन 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल, ठीक है। एक कटोरा है, उसके अंदर 3 लाल और 2 ब्लू कलर की मार्बल है हमारे पास। रूही वांट्स टू पिक अ रेड मार्बल, जो रूही है ना वो रेड मार्बल को बाहर निकालना चाहती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज could she make so that the probability of picking a red marble is greater than it was before। क्या कह रहा है कि इनमें से क्या चेंजमेंट कर देंगे जिसमें हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना रेड मार्बल आने की वो पहले से ज़्यादा हो जाएगी, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग ये कैसे बताएंगे, तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि भाई साहब इसमें ना प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग ये कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता है, फेवरेबल आउटकम पता है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम अपॉन कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कर देंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो देखो यहाँ पर टोटल आउटकम मतलब होगा 3 + 2 5 होगा, है ना, तो यहाँ पर 5 लिखा। और यहाँ पर हमें रेड बॉल निकालना है ना, ही वांट्स टू पिक अ रेड बॉल, रेड बॉल की बात की जा रही, तो रेड बॉल कितनी 3, तो 3/5 क्या, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इतनी बात, तो ये तो हो गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी रेड मार्बल आने की, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंजमेंट कर दे फिर क्या प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा हो जाएगी, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला केस है, कह रहा है एडिंग अ रेड मार्बल। अगर हम लोग इसी में रेड मार्बल को ऐड कर देते हैं, पहले हमारे पास 3 मार्बल थी,
अब इसमें हम एक मार्बल को और ऐड कर देंगे, वो भी रेड कलर की। तो 3 और 4 टोटल रेड कलर की मार्बल हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो हमने 4 ऊपर लिख दिया। अब टोटल बॉल की बात करें, 3 पहले से थी और एक और बढ़ गई, 4 हो गई, 4 2 कितनी हो गई, 6 हो गए। तो टोटल मार्बल 6 हो गए। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमें मिली है 0.6666, ठीक है, ये हमको मिल गई। अब आ जाते हैं सेकंड वाले में। जो सेकंड है ये कह रहा है रिमूविंग अ ब्लू मार्बल, कह रहा है कि अगर ब्लू मार्बल को हम लोग रिमूव कर देंगे तो पहले हमारे पास 3 रेड थी और 2 ब्लू थी, इसमें से एक ब्लू को हमने हटा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास 3 रेड और 1 ब्लू बची। तो 3 और 1 4, मतलब टोटल अब हमारे पास 4 मार्बल बच रही हैं। तो 4 मार्बल हमने यहाँ पर डिवाइड में लिखा। अब रेड मार्बल ही तो हमें निकालने थे, तो रेड मार्बल कितने हमारे पास थे, 3 थे। तो 3/4 किया तो प्रोबेबिलिटी हो गई 0.75 आ गई। क्लियर है। अब यहाँ पर तीसरा क्या, एडिंग 1 रेड एंड 1 ब्लू मार्बल, एक रेड और एक ब्लू मार्बल अगर ऐड कर दे तो क्या हमारे पास काम बन जाएगा। देखो अगर हमने 3 में एक ऐड किया तो 4 हो गए, ये 2 में एक इसमें एक ऐड किया तो 3 हो गए, 4 3 क्या हो गए हमारे पास 7। तो टोटल मार्बल इस केस में क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। मगर हमें कितनी कौन सी मार्बल निकालनी थी, हमें मार्बल पिक करनी है रेड वाली। तो यहाँ पर 3 ये थी, है ना, एक हमने रेड ऐड कर दी, 3 और 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 किया। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो 0.5 आया हमारे पास। तो हमने देखा पहले जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी बिना कुछ चेंजमेंट किए हुए 0.6 थी। फिर जब हमने चेंजमेंट करना चाहा तो 0.6 से पहले वाले केस में थोड़ी बढ़ गई और दूसरे वाले केस में और बढ़ गई। बस जो तीसरा वाला केस था उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी घट गई है, ठीक है। बट पहले और दूसरे केस में हमारी बढ़ गई। तो आंसर को देख लो, तो आंसर क्या कह रहा है, ओनली 1। क्या सिर्फ 1 में ही बढ़ी है, नहीं नहीं भैया, 1 में भी बढ़ी है और सेकंड में भी बढ़ी है। तो अगर दूसरे वाले क्वेश्चन आंसर को चेक करो तो इसमें कह रहा है ओनली 1 एंड सेकंड। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 में और सेकंड वाले में हमारे जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो एक काम कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, इसको अभी नहीं सॉल्व करके इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आप जैसे ही कमेंट करेंगे उसके कुछ देर बाद हम आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, मतलब अपलोड कर देंगे, ठीक है। बट आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतनी सारी मेहनत की, आप एक कमेंट नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन बी को पूरा कंप्लीट करेंगे। और अगर आप कमेंट करोगे तो इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हम आपको देंगे, ठीक है। ओके, बाय।